प्राचीन समय में बेबीलोन नाम का एक प्रसिद्ध शहर था। कहा जाता है कि वहाँ के लोग बहुत अमीर थे। वो अमीरी के राज जानते थे। वहीं पर एक इंसान था जिसका नाम था अरकाद। कहा जाता था कि यह बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी है। राजा ने एक बार अपने दरबार में अरकाद को बुलाया और उनने अरकाद से आग्रह किया कि अपने देश के वासियों को, बेबीलोन के वासियों को अमीरी के रहस्य बताइए आप। जिस पर अरकाद राजी हो गया था। अरकाद ने एक बड़ा हाल में सभी लोगों को बुलाया और उनके बीच में चर्चा हो रही थी। चर्चा के दौरान बात चली थी सौभाग्य की देवी से मिले। ज़िंदगी में कई लोगों के पास अच्छे मौके आते हैं, अवसर आते हैं, लेकिन उस अवसर को हम कई बार समझ नहीं पाते हैं और उसको छोड़ देते हैं, जिससे बाद में बहुत पछताना पड़ता है। इसी विषय पर चर्चा करते हुए लास्ट वीडियो में आपने एक कहानी सुनी थी। आज दूसरी कहानी आप सुनने वाले हैं। आप सुन रहे हैं बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी, आर्थर जॉर्ज एस क्लासन। अरकाद ने कहा, खोए हुए अवसर की एक और कहानी हमें कौन सुनाएगा। लाल वस्त्र पहने एक अधेड़ व्यक्ति ने कहा, मैं सुनाऊंगा। मैं मवेशियों का खरीदार हूँ, खास तौर पर ऊँटों और घोड़ों का। कई बार मैं भेड़ बकरियाँ भी खरीद लेता हूँ। एक रात को अवसर मेरे सामने अचानक आया, जब मैं इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर रहा था। शायद इसी वजह से मैंने इसे अपने हाथ से फिसल जाने दिया। बेहतर होगा कि फैसला आप ही करें। मैं ऊँट खरीदने के लिए शहर से बाहर गया था। 10 दिनों की निराशाजनक यात्रा के बाद जब मैं लौटा तो मुझे यह देखकर गुस्सा आया कि रात होने की वजह से शहर का द्वार बंद हो चुका है और उस पर ताले भी लग चुके थे। मेरे नौकरों ने रात काटने के लिए तंबू लगाए। बहरहाल हम सोच रहे थे कि हमारे पास बहुत कम भोजन है और पानी तो बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए यह रात मुश्किल से कटेगी। उसी समय एक बूढ़ा किसान मेरे पास आया, जो शहर के द्वार का ताला बंद हो जाने के कारण हमारी तरह बाहर रह गया था। उसने मुझसे कहा, आदरणीय श्रीमान, आपके हुलिये से मुझे लगता है कि आप मवेशियों के खरीदार हैं। अगर ऐसा है तो मैं आपको अपनी बहुत अच्छी भेड़ें बेचना चाहूँगा, जिन्हें मैं अभी अभी लाया हूँ। मेरी पत्नी बहुत बीमार है और उसे बुखार है। मुझे तत्काल लौटना होगा। आप मेरी भेड़ें खरीद लें ताकि मैं और मेरे नौकर ऊँटों पर सवार होकर बिना देर किए तत्काल घर लौट जाएं। इतना अंधेरा था कि मैं उसकी भेड़ों को नहीं देख सकता था। हालांकि उनकी आवाज़ों से मैं समझ गया कि रेवड़ बहुत बड़ा होगा। मैंने ऊँटों की तलाश में अपने 10 दिन बर्बाद कर दिए थे, परंतु मुझे अच्छे ऊँट नहीं मिल पाए थे। इसलिए मैं उसके साथ खुशी खुशी सौदेबाजी करने लगा। वह मुश्किल में था, इसलिए उसने बहुत बहुत ही वाजिब दाम मांगा। मैंने वह सौदा मंजूर कर लिया, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता था कि मेरे नौकर सुबह भेड़ों को हाकर शहर में ले जाएंगे और उन्हें बेचने से हमें काफ़ी लाभ होगा। सौदा होने के बाद मैंने अपने नौकरों से मसाले लेकर आने को कहा, ताकि हम किसान की 900 भेड़ों को गिन सकें। मित्रों, मैं आपको यह वर्णन सुनाकर बोर नहीं करूंगा कि इतनी सारी प्यासी, भूखी और बेचैन भेड़ों को गिनने में हमें कितनी मुश्किल आई। यह एक असंभव काम साबित हो रहा था। इसलिए मैंने उस किसान से साफ साफ कह दिया कि सुबह होने के बाद मैं भेड़ गिनूंगा और तभी उसे पैसे दूंगा। उसने आग्रह किया, मेहरबानी करके आप आज रात को मुझे 2/3 कीमत ही दे दें, ताकि मैं अपने घर लौट सकूं। मैं अपने सबसे समझदार और शिक्षित सेवक को आपके पास छोड़ जाऊंगा, जो सुबह भेड़ गिनने में आपकी मदद करेगा। वह विश्वसनीय है और आप बाकी का 1/3 पैसा उससे दे सकते हैं। परंतु मैंने जीत पकड़ ली और रात को पैसे देने से इनकार कर दिया। अगली सुबह मेरे उठने से पहले ही शहर का द्वार खुला और 4 खरीदार भेड़ों की तलाश में बाहर भागते हुए आए। वे बहुत उत्सुक थे और ऊंची कीमतें देने को तैयार थे, क्योंकि शहर पर युद्ध की घेराबंदी का खतरा मंडरा रहा था और भोजन पर्याप्त नहीं था। किसान मुझे जितनी कीमत
पर भेड़ देने के लिए तैयार हुआ था, उसे उससे लगभग 3 गुना ज़्यादा कीमत मिली। ये बहुत ही बढ़िया अवसर था जो मैंने अपने ही हाथों से गंवा दिया। अर्काद ने टिप्पणी की, ये बहुत ही असामान्य कहानी है। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? घोड़े की जीन बनाने वाले ने कहा, इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब हमें विश्वास हो कि हमारा सौदा समझदारीपूर्ण है तो हमें तत्काल पैसे दे देना चाहिए। अगर सौदा अच्छा है तो आपको दूसरों के अलावा खुद की कमजोरी से भी अपनी रक्षा करने की ज़रूरत होती है। इंसानों के विचार बदलते रहते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि हम अपना मन तेज़ी से बदल लेते हैं और ऐसा तब अधिक होता है जब हम गलत नहीं बल्कि सही होते हैं। गलत निर्णयों के बारे में हम जिद्दी होते हैं, परंतु सही निर्णय निर्णय लेने के बाद हम हिचकिचाते हैं और अवसर को अपने हाथ से फिसल जाने देते हैं। मेरा पहला निर्णय मेरा सर्वश्रेष्ठ निर्णय होता है, परंतु मैंने हमेशा यह पाया है कि अच्छा सौदा करने के बाद मैं हिचकिचाया और टाल मटोल करता हूँ हिचकिचाता हूँ और टाल मटोल करता हूँ। इसलिए अपनी कमजोरी से बचने के लिए मैं तत्काल उस सौदे को बयाना दे देता हूँ। इससे मैं खुशकिस्मती के अवसरों को गंवाने के पश्चाताप से बच जाता हूँ। सीरिया के निवासी ने एक बार फिर खड़े होकर कहा, धन्यवाद। मैं एक बार फिर बोलना चाहता हूँ, ये कहानियाँ लगभग एक सी है। हर बार अवसर एक ही कारण से दूर भाग जाता है। हर बार वह टालमटोल करने वाले के पास आता है और एक अच्छी योजना पेश करता है। हर बार टालमटोल करने वाला हिचकिचाता है। वह यह नहीं कहता है कि अभी सबसे अच्छा समय है, मैं यह काम तत्काल कर देता हूँ। इसके बजाय वह टाल मटोल करता है। आदमी इस तरह सफल कैसे हो सकता है? खरीदार ने कहा, आपके शब्दों में समझदारी है, खुशकिस्मती इन दोनों ही कहानियों में टाल मटोल करने के कारण दूर भाग गई थी। बहरहाल यह असामान्य नहीं है। टाल मटोल करने की प्रवृत्ति सब में होती है। हम दौलत चाहते हैं, परंतु जब अवसर हमारे सामने आता है तो टाल मटोल की प्रवृत्ति के कारण हम उसे तत्काल स्वीकार नहीं करते हैं और इस तरह हम अपने सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। अपनी जवानी में मैं टाल मटोल शब्द को नहीं जानता था, जो हमारे सीरिया के मित्र को इतना पसंद आया। मैं पहले तो यह सोचता था कि मेरे गलत निर्णयों के कारण मेरे हाथ से कई लाभदायक सौदे निकल गए। बाद में मैंने अपनी जिद्दी स्वभाव को इसके लिए दोष दिया। बहरहाल अंत में मुझे सच्चाई का पता चल गया। मैंने जान लिया कि जब मुझे काम करना चाहिए था, जब मुझे तत्काल और निर्णायक काम करना चाहिए था, तब मैं अनावश्यक रूप से देर कर रहा था। जब मुझे सच्चाई पता चली तो मुझे बहुत चिढ़ हुई। जंगली खच्चर को किसी रथ में जोतने पर बहुत कटु हो जाता है, उतनी ही कटुता से मैंने अपनी सफलता के इस दुश्मन से अपना पीछा छुड़ाया। धन्यवाद। मैं अब अपने व्यापारी मित्र से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप अच्छे कपड़े पहनते हैं, आपके कपड़े गरीबों जैसे नहीं हैं, आप सफल व्यक्ति की तरह बोलते हैं। हमें बताएं, हम टाल मटोल आपके कानों में कुछ कहती है? जब टाल मटोल आपके कानों में कुछ कहती है तो क्या आप अब भी उसकी बात सुनते हैं? व्यापारी ने जवाब दिया, खरीदार मित्र की तरह मुझे भी टाल मटोल को पहचानना और जीतना पड़ा। यह मेरी दुश्मन थी जो हमेशा मेरी सफलताओं में बाधा डालने की ताक में रहती थी। मैंने जो कहानी सुनाई है उस तरह बहुत बहुत से उदाहरण हैं जिनके द्वारा मैं बता सकता हूँ कि टाल मटोल की वजह से मेरे अवसर किस तरह दूर चले गए। एक बार समझ लेने के बाद टाल मटोल को जीतना मुश्किल नहीं होता। कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से चोर को अपना अनाज चुराने नहीं देता है। नहीं कोई व्यक्ति शत्रुओं को अपने ग्राहकों को दूर भगाने की छूट देता है, क्योंकि इससे उसका मुनाफा कम हो जाएगा। जब मैंने ये पहचान लिया कि मेरा दुश्मन इस तरह के काम कर रहा है तो मैंने संकल्प के साथ उस पर विजय पाई। अगर कोई व्यक्ति बेबीलोन की प्रचुर दौलत में हिस्सेदार बनना चाहता है तो सबसे पहले उसे अपने टाल मटोल की भावना पर विजय पाना होगी। अरकाद, आप क्या कहते हैं? चूंकि आप बेबीलोन के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, इसलिए कई लोग कहते हैं कि आप सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत व्यक्ति भी हैं। क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं कि कोई भी आदमी जब तक टाल मटोल की भावना को पूरी तरह से नष्ट नहीं कर देता तब तक बड़ी सफलता नहीं पा सकता? अरकाद ने स्वीकार किया, जैसा आप कहते हैं बिल्कुल वैसा ही है। मेरे लंबे जीवन में मैंने कई पीढ़ियों को व्यवसाय, विज्ञान और ज्ञान के उन क्षेत्रों में आगे बढ़ते देखा है जो ज़िंदगी में सफलता की राह पर ले जाते हैं। अवसर उन सब लोगों के पास आए थे। बहरहाल कुछ ने अपने सामने आए अवसरों का लाभ उठाया
और अपनी गहनतम इच्छाओं की संतुष्टि की ओर आगे बढ़ते रहे, परंतु अधिकांश लोग झिझके, लड़खड़ाए और पीछे रह गए। अरकात कपड़े के बुनकर की ओर मुड़ा। आप ही ने यह सुझाव दिया था कि हम खुशकिस्मती पर बहस करें। अब आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अब मैं खुशकिस्मती को एक अलग रोशनी में देख रहा हूँ। मैंने सोचा था कि खुशकिस्मत होने के लिए इंसान को कोई कोशिश नहीं करना पड़ती। अब मुझे एहसास हो गया कि इंसान बिना कुछ किए खुशकिस्मती को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता। इस चर्चा से मैंने ये सीखा है कि खुशकिस्मती को आकर्षित करने के लिए अवसरों का लाभ उठाना जरूरी है। मैं अपने सामने आने वाले अवसरों का अधिकतम लाभ उठाने की कोशिश करूँगा। अरकाद ने जवाब दिया, आपने हमारी चर्चा के सत्य को बहुत अच्छी तरह से पकड़ लिया है। हमने यह पाया है कि अक्सर खुशकिस्मती अवसर के पीछे आती है। यह शायद ही कभी किसी दूसरे रूप में आती है। हमारा व्यापारी मित्र बहुत खुशकिस्मत होता अगर उसने सौभाग्य के देवी द्वारा दिए गए अवसर को स्वीकार कर लिया होता। इस तरह हमारा खरीदार मित्र भी खुशकिस्मत होता अगर उसने मवेशियों को उस समय पर खरीद लिया होता और उन्हें 3 गुने लाभ पर बेचा होता। ये हमने ये चर्चा इसलिए शुरू की थी ताकि हम खुशकिस्मती को अपनी ओर आकर्षित करने का तरीका खोज सकें। मुझे लगता है कि हमने वह तरीका खोज लिया है। दोनों ही कहानियों से ये निष्कर्ष निकलता है कि खुशकिस्मती अवसर में छुपी होती है, चाहे खुशकिस्मती का लाभ उठाया गया हो या नहीं उठाया गया हो। इस सत्य को बदला नहीं जा सकता। अवसरों को स्वीकार करके खुशकिस्मती को आकर्षित किया जा सकता है। जो लोग प्रगति के अवसरों का लाभ लेने के लिए तत्पर रहते हैं, उन्हें सौभाग्य की देवी रुचि लेती है। वे हमेशा उन लोगों की मदद करने की इच्छुक होती है जो उन्हें खुश करते हैं, और कर्मशील व्यक्ति उन्हें सबसे ज़्यादा खुश करते हैं। कर्म आपको सफलता की ओर ले जाएगा। सौभाग्य की देवी कर्मशील व्यक्तियों पर कृपा करती है। यह कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। अब नई कहानी लेकर मैं आपके सामने नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा और नए नियम लेके आऊँगा, धन के 5 नियम। ये नए नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरा ऑडियो बुक सुना। हालांकि ये मेरा ऑडियो बुक मेरी आवाज़ में है, लेकिन ये बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी जिसे जॉर्ज एस क्लासन ने लिखी है, उन्हीं के शब्दों को मैं आपके सामने अपनी आवाज़ में प्रस्तुत करता हूँ। जो आप सुनते हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।